लामहला इंसान ने ज़मीन से बाहर निकलना है, क्योंकि हमारी तारीख़ हमें बताती है कि हमारी शुरुआत अफ्रीका से हुई, लेकिन अफ्रीका से आहिस्ता आहिस्ता इंसान बाहर की तरफ निकला। उसने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमारी घुट्टी में एक्सप्लोरेशन मौजूद है, तो हमने दुनिया को एक्सप्लोर किया और उसके वसाइल का इस्तेमाल किया। अब जबकि हम दुनिया के ज़्यादातर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये वसाइल बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारी आंखें अब स्पेस की तरफ हैं। हम इस वक्त टिकटिकी बांध कर उन सियारों को देख रहे हैं जहाँ पर बहुत से वसाइल मौजूद हैं, या उनके गिर्द घूमते हुए चाँद को भी देख रहे हैं। तो आखिरकार इंसान ने स्पेस में जाना ज़रूर है। फल्कियात से शनासाई होने के बाद से ही बनी नौ इंसान ज़मीन के अलावा मौजूद सैयारों पर अपनी बस्तियां आबाद करने का सोच रहा है। हमने इसके मुतालिक बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन अब जाकर ऐसा लगने लगा है कि हम इस ख्वाब को हकीकत बनाने के इतना करीब पहुंच गए हैं जितना पहले कभी नहीं थे। स्पेस में जाने के लिए हमारी पहली मंजिल तो चांद ही होगी। आज की रिसर्च हमें ये बताती है कि तकरीबन 2030 में चाइना और रशिया चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। अमेरिका भी इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि वो आर्टेमिस 1 के ज़रिए और उसके आने वाले मिशंस के ज़रिए स्पेस पर एक स्पेस स्टेशन बनाए। लेकिन जिस सियारे पर भी हम जाएंगे, एक बात यकीनी है कि उस सियारे की ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर स्पेस स्टेशंस बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम वसाइल ज़मीन से लेकर जाएंगे, क्योंकि ज़मीन से किसी चीज़ को लेकर स्पेस में जाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो कि चाँद पर जाकर चाँद के वसाइल से ही वहाँ के घर बनाए, वहाँ के मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाएं, वहाँ पर सड़कें बनाएं। वो सारी की सारी चीज़ें हम चाँद से लें। वहाँ पर जो खुराक का बंदोबस्त किया जाए वो भी चाँद की मिट्टी से ही किया जाए। इसलिए हम चाँद की मिट्टी पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम उसमें बहुत सी अजनास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली चाइना की एक कंपनी ने चाँद की मिट्टी के ज़रिए गंदम का पौधा उगाया। उससे पहले अमेरिका की एक कंपनी ने मेथी चाँद की मिट्टी में उगाई है। तो चाँद की मिट्टी मुख्तलिफ है और काफ़ी ज़्यादा तुर्श भी है। इसका मतलब यह है कि चाँद की मिट्टी इलेक्ट्रॉनिक्स को बड़ी जल्दी ख़राब करती है। एक रिसर्च के मुताबिक चाँद की मिट्टी में रोवर्स के पहिए बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि चाँद की मिट्टी रोवर्स के पहियों को और दूसरी मेटल्स को बहुत जल्दी खा जाती है। जमीन के मुतबादिल के तौर पर साइंसदानों ने बहुत से फल्की अजसाम को परखा और कुछ मिल भी गए। वैसे वीनस के बादलों में रहना या मरकरी की तह में मौजूद लावा की ट्यूब्स में रहना कैसा होगा? किस सैयारे पर इंसान सबसे पहले अपनी बस्तियां आबाद कर पाएंगे और वहां जाकर इंसानी जिंदगी कैसी होगी? इस सब के मुतालिक नासा और स्पेस एक्स क्या काम कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। इलॉन मस्क इस बात पर मुज़र हैं कि नौ इंसानियत की बका सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि हम जमीन के अलावा भी किसी दीगर सैयारे पर अपनी बस्तियां आबाद कर सकें। दीगर सैयारों पर रिहाइश हमें एक तो नागहानी आफत से बचाएगी, दूसरा हमें मजीद कुदरती वसाइल भी मुहैया करेगी। हम इसका आगाज मरीख से करेंगे। इलॉन मस्क का ख्याल है कि इंसान 2029 तक मरीख पर पहुंच पाएगा और कुछ सालों में मरीख पर बस्तियां बसा लेगा। इस मकसद की तकमील की तैयारियों के दौरान मरीख एक मुश्किल मुकाम रहा है। मिसाल के तौर पर वहाँ की धूल, मुसलसल तेज चलने वाली हवाओं की वजह से ये धूल सोलर पैनल्स पर इकट्ठी होती रहेगी और इनको नाकारा बना देगी। छोटी छोटी कंकरियां जो सैयारे की सतह पर लगती हैं वो भी नुकसान पहुंचाएंगी। 2020 में नासा ने क्यूरोसिटी रोवर के टूटे हुए टायरों की तस्वीर जारी की जो वहां मौजूद मिट्टी की वजह से टूटे। दर हकीकत मरीख का माहौल इंसान के लिए काफी हद तक गैर दोस्ताना है। औसत दर्जा हरारत
-60 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और यहाँ किसी तरह के हिफाजती इंतजामात के बगैर कोई भी शख्स बर्फ में तब्दील हो जाएगा। फिजा की कसाफत जमीन से कई गुना कम है, जिसका मतलब है सूरज से निकलने वाली खतरनाक शुआएं बगैर किसी हिफाजती ढाल के पहुंचेंगी। मजीद ये कि मरीख पर सांस लेने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मरीख का माहौल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस की जहरीली आमेजिश पर मुश्तमिल है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब ठीक किया जा सकता है। हत्ता के मरीख की कशिश शकल जो जमीन से 3 गुना कम है भी कोई खास मसला नहीं है। ताहम रोजाना कुछ घंटे एक्सरसाइज मशीन पर गुजारना होंगे ताकि हमारे जिस्म की साख्त बरकरार रह सके। इलॉन मस्क पहले ही ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है जिनको मरीख पर उतारा जाएगा, लेकिन ये एक लंबा सफर साबित होगा। जमीन और मरीख का दरमियानी फासला औसतन तकरीबन 225 मिलियन किलोमीटर है। अगर आप एक कार 112 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाएं तो आपको 223 साल लगेंगे जमीन से मरीख पर पहुंचने में। जमीन और मरीख का कम से कम दरमियानी फासला 62 मिलियन किलोमीटर है, जबकि ज्यादा से ज्यादा फासला 400 मिलियन किलोमीटर है। जमीन से मरीख की तरफ सफर के आगाज का बेहतरीन वक्त हर 2 साल में एक दफा आता है, जब ये दोनों सैयारे मदार में एक दूसरे से करीब तरीन होते हैं और इसी दौरान स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को मरीख की तरफ भेजा जाएगा। ऐसे जहाज को दोबारा इस्तेमाल के काबिल रॉकेट के साथ मुंसलिक किया जाएगा, जिसमें 42 रैप्टर इंजन नस्ब होंगे। इस रॉकेट की कुल ऊंचाई 122 मीटर है और ये आज तक का सबसे बड़ा रॉकेट है। नासा की जानिब से चांद पर भेजे जाने वाले सैटर्न 5 से भी बड़ा ये बूस्टर रॉकेट जहाज की रफ्तार को 8650 किलोमीटर तक तेज कर देगा और फिर इसे वहां छोड़कर वापस आ जाएगा। ये जहाज तकरीबन 7 माह में लोगों को मरीख पर पहुंचाएगा और मरीख पर बनाए गए ईंधन से भरने के बाद इसे दोबारा जमीन की तरफ भेजा जा सकेगा। मरीख पर ईंधन की तैयारी के लिए एक प्लांट नस्ब किया जाएगा। ये प्लांट वहाँ के माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आइस को इस्तेमाल करके मीथेन और माया ऑक्सीजन पैदा करेगा। ये जहाज 100 से 200 लोगों को और 100 टन अशिया को ले जा सकेगा। स्टारशिप 1 साल में तकरीबन 1000 सफर करेगा और इलॉन मस्क के मुताबिक इस शरह से 2050 तक लाखों इंसान और सनतों पर मुश्तमिल एक शहर मरीख पर नमूदार हो सकता है। शहर को गुंबदों के तले महफूज बनाया जाएगा। रिहायशी जगह रोबोट तामीर करेंगे और जो तामीर रह जाएगी उसे वहां पहुंचकर 3D प्रिंटर्स के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। मार्स पर जाने के लिए तो हम बेताब हैं। हमने मार्स के लिए घरों के डिज़ाइन भी बना लिए हैं। हम मार्स पर ऐसे रोवर्स भेज चुके हैं जो कि मार्स का सर्वेलेंस कर रहे हैं, इस वक्त मार्स का मुशाहिदा कर रहे हैं और वहाँ से सैंपल्स भी ले रहे हैं ताकि हम देख सकेंगे मार्स पर ज़िंदगी मौजूद है कि नहीं। लेकिन मार्स पर जाने के बाद भी हम मार्स की ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर घर बनाएंगे। 3D प्रिंटर्स मार्स तक लेके जाएंगे और फिर उन 3D प्रिंटर्स के ज़रिए वहाँ के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, वहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए, वहाँ की रॉक्स का इस्तेमाल करते हुए हम उनसे घर बनाएंगे। ऐसे घर बनाएंगे जो 4 मंजिला होंगे और उसके साथ साथ उनके अंदर सोलर सिस्टम भी मौजूद होंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मार्स क्योंकि सूरज से बहुत दूर है, इसलिए सोलर सिस्टम्स उतनी अच्छी एफिशिएंसी के साथ मार्स पर काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहाँ पर धूप की हिद्दत इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन उसके अलावा हमारे पास फौरी तौर पर एनर्जी के रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, तो हमें हर सूरत में वहाँ पर सोलर सिस्टम्स को ही एक्टिवेट करना पड़ेगा और मार्स के रिसोर्सेज से ही वहाँ पर घर बनाए जाएंगे, कॉलोनीज बनाई जाएंगी और फिर उसी एटमॉस्फेयर में हमें जिंदा रहना होगा। नासा इस हवाले से एक मुकाबला मुनाकिद करवा चुका है कि मरीख पर बेहतरीन घर कैसा हो सकता है। इस स्पेशल प्रोग्राम का नाम 3D प्रिंटेड हैबिटेट चैलेंज था। पहला इनाम मार्स ICS हाउस नामी प्रोजेक्ट को मिला, जो कि एक 4 मंजिला इग्लू है। इसमें
में बहुत सारे खाने और कमरे होंगे जिनको पेचदार सीढ़ियों की मदद से आपस में जोड़ा जाएगा। कमरों की दीवारें खमदार होंगी ताकि खुले खुले महसूस हो। घर की शक्ल ख्वाह जो भी हो, इलॉन मस्क का यकीन है कि सबसे अहम बात ये है कि वहाँ पर रहने वाले लोग तमाम अशिया में खुद कफील हो। खुराक को आबी तरीके से शमसी तवानाई की मदद से उगाया जाएगा। मरीख की मिट्टी के मुतालिक अभी तक ये बात गैर वाज़े है कि जमीन पर उगने वाले निबातात वहाँ पर कितनी देर में उग पाएंगे। हालिया दिनों में चांद की मिट्टी का इस हवाले से जायजा लिया गया। नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साइंसदानों ने चांद से लाई गई मिट्टी, आतिशफशां की राख में बीज बोए और ग़िज़ाई अज्जा शामिल किए। अरेबिडोप्सिस थैलियाना ने बहुत अच्छी नशोनुमा जाहिर की, जिससे चांद पर बस्तियां आबाद करने के ख्याल को तकवीयत मिली। लेकिन चांद इस हवाले से बहुत छोटा है। साइंसदान इस हवाले से बहुत सारे फल्की अजसाम का जायजा ले रहे हैं कि किस जगह जमीन पर मौजूद तमाम सहूलियात के बराबर सहूलियात मुयस्सर आ सकती है। सैयारा तारुद मरकरी का भी इस हवाले से जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल तो ये सोचना भी अजीब लगता है कि हमारा अगला पड़ाव और जमीन का अगला नेमुल बदल एक ऐसा सैयारा है जो सूरज से बहुत करीब है और जिसका औसत दर्जा हरारत 179 डिग्री सेल्सियस रहता है। रोजाना किसी वक्त में दर्जा हरारत 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस सैयारे के फिजा में ऐसा कोई निजाम नहीं है जो सूरज से आने वाली खतरनाक को रोक सके। इसका हल 2011 में बताया गया था। नासा के मैसेंजर ने सैयारे की सतह पर पनीर जैसे मवाद की निशानदेही की, जिसका मतलब ये था कि ये अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स हैं। ऐसी अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स में बसाई गई बस्तियां सूरज की शुआओं से और शदीद दर्जा हरारत से महफूज रहेंगी। लेकिन कशिश शकल की गैर मौजूदगी एक मसला है। कशिश शकल का ना होना इंसानी पट्टों को लागर करना शुरू कर देगा और इसका हड्डियों को भी नुकसान होगा। बहुत ज्यादा देर तक बेवजन होने से हड्डियों का हुजम कम होना शुरू हो जाएगा और फिर हड्डियों पर किसी किस्म का दबाव ना होने की वजह से कैल्शियम हड्डियों से खारिज होकर खून में जायल होना शुरू हो जाएगा, जिससे हड्डियां टूटने का खदशा बढ़ जाएगा। हमारे दिमाग में हमारी टांगों की निस्बत ब्लड प्रेशर कम होता है और अगर कशिश शकल को गैर मौजूद कर दें तो सारे जिस्म में ब्लड प्रेशर बराबर होगा। इससे रगों में खून बहने लगेगा, बिनाई मुतासिर होगी और फॉलेज का खदशा होगा। किसी प्लेनेट पर जाकर बसने के बाद इंसान के बॉडी में बहुत सी चेंजेस आएंगी, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी डिफरेंट होगी और जब वहाँ की ग्रेविटी डिफरेंट होगी तो उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की साख्त में बहुत फ़र्क आएगा। अगर आप स्पेस स्टेशन में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो भी स्पेस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस आती हैं। उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, उनका कद 1.5 इंच के करीब बढ़ सकता है, उनका ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं। उनकी आँखों के पीछे एक फ्लूइड होता है जो कि ग्रेविटी ना होने की वजह से देखने में दिक्कत का बायस बनता है, हमें देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उससे हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी चेंजेस हैं जो कि स्पेस में जाकर इंसान की बॉडी में आती हैं। जब हम दूसरे प्लैनेट्स पर जाएंगे और वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम होगी तो हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे, हमारे कद डिफरेंट होंगे, हम पर मुख्तलिफ बीमारियां अटैक करेंगी और उसके साथ साथ हमारी बोन डेंसिटी और उसके अलावा जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी याद रखें कि वहाँ का इंसान ज़मीन के इंसान से बहुत मुख्तलिफ होगा। अगर आप फ्यूचरिस्ट हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ के इंसान की शक्ल ज़मीन के इंसान की शक्ल से बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी और जो जनरेशन्स वहाँ पर पैदा होंगी वो तो हमसे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। अगर हम अपना रुख सैयारा वीनस की तरफ मोड़ें तो हमें ऐसे बहुत से मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। इस सैयारे की कशिश शक्ल तकरीबन जमीन के बराबर है। इसकी फिजा में कसाफत है जो खतरनाक शौक को रोक सकती है। मजीद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की खासी मिकदार मौजूद है जिससे ऑक्सीजन निकाला जा सकता है। लेकिन वीनस के इस हिजाब के पीछे एक जहन्नुम मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी बड़ी मिकदार ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है और दर्जा हरारत को 475
डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। अगर हम जमीन पर 900 मीटर पानी के नीचे खड़े हों तो हम पर दबाव वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यहाँ की फिजा का ऊपर वाला हिस्सा जहरीली तेजाबी बारिश से भरा हुआ है, जो जमीन पर होने वाली तेजाबी बारिश से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर हवा 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने सामने आने वाली हर चीज को उड़ा ले जाती है। लेकिन फिर भी साइंसदान इतने खतरनाक सैयारे पर जाने का क्यों सोच रहे हैं? तो पता चलता है कि वीनस ने सैयारे जमीन जैसी जगह को छुपा रखा है। वीनस पर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसा हिस्सा है जहां कशिश शकल और प्रेशर जमीन के बराबर है और वहां दर्जा हरारत 30 से 50 डिग्री सेल्सियस है। लिहाजा वहां मुअल्लिक मस्कन बनाना एक अच्छा ख्याल साबित हो सकता है। नासा टीम ने वीनस ऑपरेशनल कंसेप्ट हाई ऑल्टीट्यूड पर पहले से काम करना शुरू कर दिया है। शुरुआती मिशन में 129 मीटर लंबे और 34 मीटर ऊंचे एयरशिप पर काम किया गया है, जिसकी मोटी कसाफत इसे दर्जा हरारत से महफूज रखेगी। एक ख्याल ये भी था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आमेजे को इस्तेमाल करके एयरशिप को ऊपर उठाकर रखा जाए। इस तरह ये एयरशिप वीनस की फिजा से भी हल्का हो जाएगा और मुअल्लक रहेगा, जहां इंसानी जिंदगी मुमकिन हो सकेगी। चूंकि वीनस सूरज के करीब है, वहां शमसी तवानाई भी वाफर मिकदार में मौजूद होगी। ये तवानाई से फजा में मुअल्लक रखने और ठंडा करने के काम आएगी। सियारों पर तो हम जिंदगी ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन सियारों के गिर्द घूमते हुए जो चांद हैं उन पर भी हम जिंदगी ढूंढ रहे हैं। सैटर्न और जुपिटर के चांद पर भी हम उसके गिर्द बहुत से चांद घूम रहे हैं। जो बड़े चांद हैं जिनको सैटेलाइट मून्स कहते हैं, उन पर भी हम जिंदगी ढूंढ रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ यूरोपा की तरफ। यूरोपा एक ऐसा चांद है जो कि बर्फ से ढका हुआ है और उस बर्फ की तह के नीचे पानी मौजूद है। हमें यह लगता है कि शायद उस पानी में जिंदगी हो सकती है, इसलिए हम वहाँ पर बहुत से ऐसे मिशन उसके गिर्द तो पहले ही मूव कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी लैंड करवाएंगे ताकि हम जिंदगी को ढूंढ सकें। अगर वहाँ पर जिंदगी मिलती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हम रह सकते हैं और वहाँ पर जिंदगी आबाद की जा सकती है। इसी तरीके से टाइटन एक मून है जो कि सैटर्न का है और उस पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंसान फ्यूचर में जाकर आबाद होगा। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है और हमें लगता है ये है कि वो एक बेहतरीन जगह होगी जहाँ पर इंसान मुस्तकबिल में बच सकता है। तो सिर्फ हम सियारों की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि हम सोलर सिस्टम में, निज़ाम शमसी में जितने भी चांद मौजूद हैं उन पर भी रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी इस नज़र से देख रहे हैं कि वो भी हमारी छोटी सी दुनिया साबित हो सकती है। लेकिन एक बात तो यकीनन हमें नज़र आ रही है और वो ये है कि 2030 के बाद इंसान ज़मीन से बाहर निकलेगा और वो दूसरे सियारों को और चांद को बसाएगा। फिर निज़ाम शमसी के किनारे पर एक और फल्की जिस्म मौजूद है जो नौआबादकारों की दिलचस्पी हासिल कर रहा है। सैयारा ज़ुहल, सैटर्न के सैटेलाइट टाइटन का साइज छोटे सैयारे जितना है और निज़ाम शमसी में 10वां बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसका कतर मरकरी से 1.06 गुना, चांद से 1.48 गुना और जमीन से 0.40 गुना ज्यादा है। ये बड़ा फल्की जिस्म किसी और की निस्बत हमारी जमीन से ज्यादा मुताबिकत रखता है। यहाँ माया, मीथेन और इथेन की नदियाँ मौजूद हैं जो जमीन पर पानी की नदियों की तरह हैं और ये मीथेन की बारिश से दोबारा भर जाती हैं। यहाँ हाइड्रोकार्बन के टीले हमारी जमीन पर मौजूद रेत के टीलों जैसे हैं। यह हाइड्रोकार्बन नौआबादकारों के लिए तवानाई का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। इतने दूर अफ्तादा इलाका में भी इंसान के पास खतरनाक शौं से बचने के लिए ढाल मौजूद होगी। सैटर्न का अपना मकनातीसी कवर और टाइटन का नाइट्रोजन का कवर जमीन से 50 गुना ज्यादा मोटा है और टाइटन की सतह के नीचे मौजूद आइस वाटर को ऑक्सीजन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइटन खौफनाक हद तक सर्द है। यहाँ पर दर्जा हरारत 180 डिग्री तक है, लेकिन नौआबादकारों को स्पेस सूट के अंदर छुपना नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइटन की कसीफ फिजा ठंड को मुंतशिर करेगी और लोग सांस लेने वाला आला लगाकर और गर्म कपड़े पहनकर घूम फिर सकते हैं। यहाँ प्लास्टिक की मदद से घर भी बनाए जा सकते हैं। साइंसदानों का यकीन है कि टाइटन पर हमें घर ऐसे गुंबद की तर्ज पर बनाने होंगे जो गर्म ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मदद से फुलाए गए हों। टाइटन की एक और मुनफरिद खासियत ये है कि वहाँ पर लोग हवा में परिंदों की तरह अपने पीछे पंख बांध कर उड़ सकेंगे। कमजोर कशिश शकल और कसीफ फिजा हवा में हरकत को मुमकिन बनाएगी। क्या हमें वाकई ही जिंदा रहने के लिए एक नए सैयारे की जरूरत है? किसी दीगर फल्की जिस्म पर रिहाइश इख्तियार
करने का ख्याल कोई नया नहीं है, बल्कि पहले 1975 में भी ये सामने आया था। हालिया दिनों में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने सितारों और सैयारों के दरमियान जदीद आबादकारियों के लिए एक मंसूबा पेश किया। इसकी शक्ल एक टॉरस की सी होगी, जिसका कतर 1.6 किलोमीटर होगा और इसकी मोटाई 150 मीटर होगी और इसमें 10,000 तक लोग समा सकेंगे। इसे मुस्तकिल तौर पर अपने मरकज के गिर्द घूमते रहना होगा ताकि मसनूई कशिश शकल पैदा हो सके। इसमें अलग सनती इलाका होगा जहां पर करीबी सैयारों से ली गई धातों पर काम किया जाएगा और बाकियात को बाहर खला में फेंक दिया जाएगा, जो बाद में खतरनाक शुआओं के खिलाफ ढाल के तौर पर काम देंगी। रिहायशी हिस्से में लोगों को अलग अलग कमरे दिए जाएंगे और सब पेचदार सीढ़ियों की मदद से आपस में जुड़े होंगे, जहां लोग नीचे ऊपर जाते एक दूसरे को देख सकेंगे और ये इस मुस्तकिल घुमाव से मुमकिन हो पाएगा। साइंसदान बहुत पहले से ही दीगर सैयारों पर आबादकारी के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन हो पाएगा?